अब अपन देखते हैं कौन सा पार्लियामेंट वाला। तो इसके कुछ उत्तरण पहले तो। संसद कोई बहस करने वाली संस्था नहीं है, यह एक कार्यकारी निकाय है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। फिर भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है, भारत की जनता इसकी सर्वोच्च पुजारी है, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। तो भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है और भारत की जनता इसकी सर्वोच्च पुजारी है। फिर एक प्रणब मुखर्जी ने बोला था, लोकतंत्र की ताकत और जीवन शक्ति सरकार की गुणवत्ता और नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की ताकत, जीवन शक्ति, सरकार की गुणवत्ता और नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। फिर भारत की संसद लोगों की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है, इसके निर्णयों में लोगों की इच्छा और आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तो ये उदाहरण अपन दे सकते हैं। कौन कौन से? संसद कोई बहस करने वाली संस्था नहीं है, एक कार्यकारी निकाय है। फिर अपन दूसरा बताएंगे, संसद, भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है और भारत की जनता इसकी सर्वोच्च पुजारी है। ठीक है। फिर भारत की संसद लोगों की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है और इसके निर्णय में लोगों की इच्छा और आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। फिर एक है, लोकतंत्र की ताकत और जीवन शक्ति सरकार की गुणवत्ता और नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सब अपन बता देंगे। फिर संवैधानिक और कानूनी प्रावधान देखते हैं। तो भाग 5 में है अनुच्छेद 79 से 122 में आती हैं ये। ठीक है। अब अनुच्छेद 79 संसद का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा की संरचना की बात करता है। फिर 81 है लोकसभा की संरचना। 82 है लोकसभा में सीटों का आवंटन। 83 है संसदों संसद के सदनों की अवधि। फिर 84 संसद की सदस्यता की योग्यताएं। 85 संसद के सत्र सत्र अवसान और विघटन। 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार। 87 में राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन। 88 में है सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी के कर्तव्य। फिर है 89 में सीटों की रिक्ति। फिर 90 है सदनों को बुलाने की राष्ट्रपति की शक्तियां। 91 में है राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति। 92 है राज्यों के परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति उपसभापति के संबंध में प्रावधान। फिर 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 है राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 95 है सदस्यों के वेतन और भत्ते। 96 है संसद के महासचिव। 97 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्त होना और त्याग पत्र देना और पद से हटाया जाना। 98 है संसद का सचिवालय। तो लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम 1950-51, ये अधिनियम संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों के लिए चुनाव कराने का प्रावधान करते हैं। ठीक है। फिर दल विरोधी कानून। तो संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित है। फिर परिसीमन आयोग। तो नवीनतम जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग की नियुक्ति समय समय पर की जाती है। फिर विशेषाधिकार। तो संसद और राज्य विधान मंडलों तो संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ विशेषाधिकार और छूट प्राप्त है और ये क्रमशः अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 से लिए गए हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया कुछ संवैधानिक प्रावधान। ठीक है। अब ये हो गए, उसके बाद चलते हैं अपन राष्ट्रपति प्रणाली से तुलना देखते हैं इसकी संसदीय प्रणाली की। तो संसदीय प्रणाली, राज्य के प्रधान इसमें औपचारिक होते हैं जैसे कि भारत में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारी होते हैं जैसे कि यूएस में राष्ट्रपति। फिर है संसदीय प्रणाली में शासनाध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। और वहां पे शासनाध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति प्रणाली में। ठीक है। फिर संसदीय प्रणाली में कार्यकारी मूल विधायिका से व्युत्पन्न होते हैं और राष्ट्रपति प्रणाली में विधायिका से स्वतंत्र होते हैं कार्यकारी। ठीक है। फिर शक्तियों का पृथक्करण। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से ली गई है। ठीक है, तो कार्यपालिका विधायिका से ही लेती है। ठीक है। और राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह स्वतंत्र है, तो वहाँ पे शक्तियों का पूर्ण मतलब दिया हुआ है पृथक्करण। ठीक है। फिर संसदीय प्रणाली, यहाँ पे नेता का चुनाव कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री संसद या पार्टी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है। तो और राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। फिर अवधि की लंबाई, तो संसदीय प्रणाली में कोई निश्चित अवधि नहीं है, राज्य के प्रमुख द्वारा भंग किया जा सकता है। और राष्ट्रपति प्रणाली में निश्चित अवधि होती है, जैसे यूएस में 4 वर्ष है। फिर संसदीय प्रणाली में जवाबदेही विधायिका के लिए होती है, उदाहरण के लिए संसद। ठीक है, तो विधायिका के लिए होते हैं उत्तरदायी।
पर यहाँ पे लोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं जवाबदेही, ठीक है? जैसे चुनाव के माध्यम से। फिर संसदीय प्रणाली में स्पष्ट बहुमत न होने पर सरकार अस्थिर हो सकती है, पर वहाँ पे निश्चित कार्यकाल अगले चुनाव तक स्थिरता प्रदान करता है। फिर लचीलापन, तो संसदीय प्रणाली में नेतृत्व में आसान परिवर्तन के कारण अधिक अनुकूलनीय है, पर राष्ट्रपति प्रणाली कम अनुकूलनीय है क्योंकि निश्चित शर्तें त्वरित परिवर्तन में बाधक होती हैं, ठीक है? फिर संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधित्व, तो गठबंधन सरकार के कारण विविध विचारों का अधिक प्रतिबंधित होता है, पर यहाँ पे अल्पसंख्यक विचारों का प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है राष्ट्रपति प्रणाली में, ठीक है? फिर है संसदीय प्रणाली, यहाँ पे क्षमता, तो निर्णय लेना तेज हो सकता है और कार्यपालिका और विधायिका को संरेखित किया जाता है, ठीक है? पर यहाँ पे क्या है राष्ट्रपति प्रणाली की क्षमता, तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच संभावित गतिरोध के कारण निर्णय धीमे हो सकते हैं, जैसे अमेरिका के शटडाउन में, ठीक है? जैसे अमेरिका में शटडाउन, ठीक है? तो यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संभावित गतिरोध के कारण। फिर यहाँ पे क्या है संसदीय प्रणाली, तो यहाँ पे उदाहरण है इसका भारत, यूके, कनाडा, और इसके उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस। फिर संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है, तो वास्तविक बनाम नाम मात्र कार्यकारी, तो प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है जबकि राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। फिर सामूहिक मंत्री स्तरीय जवाबदेही, तो मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेही होती है, उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। फिर शासन में दोहरी भूमिका है, संसद विधायिका का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसी से बनती है, जिसमें मंत्री सांसदों में से चुने होते हैं। फिर द्विज सदन, तो लोकसभा होता है और राज्यसभा। लोकसभा सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित होते हैं। फिर बहुमत नियम सिद्धांत, तो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है, अगर बहुमत नहीं है तो यूपीए, एनडीए जैसे गठबंधन सरकार बना सकते हैं। फिर शासन में गोपनीयता, जैसे सत्यनिष्ठा और प्रभावी नीति निर्माण के लिए कैबिनेट चर्चाओं को गोपनीय रखा जाता है। फिर लचीली सरकारी अवधि, तो सरकार का कार्यकाल निचले सदन में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 1999 में विश्वास मत हारने के कारण वाजपेयी की सरकार 13 दिनों तक ही चली, जिसके कारण नए चुनाव हुए। फिर निचले सदन का विघटन, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का भंग किया जा सकता है, जिससे आम चुनाव हो सकते हैं। तो ये सब इसके क्या होगी, विशेषताएं होगी। फिर इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, तो वो देखते हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता होती है इससे, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकारें तेजी से भंग और सुधारी जा सकती हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत असंतोष पैदा हो जाता है। जैसे 1996 में भारत में जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार को लगातार अस्थिरता का सामना करना पड़ा, और जिसमें 2 साल से भी कम में 2 प्रधानमंत्री बने। फिर गठबंधन की राजनीति, तो बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन अक्सर आवश्यक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कमजोर गठबंधन और अक्सर सरकारें गिर सकती हैं। उदाहरण आपातकाल के बाद जनता पार्टी गठबंधन। फिर शक्तियों का सीमित पृथक्करण, कार्यकारी सदस्यों और विधायकों की ओवरलैपिंग भूमिकाएं होती हैं, जो टकराव को जन्म देती हैं, जिससे नियंत्रण और संतुलन प्रणाली कमजोर होती है। फिर बार बार चुनाव, गठबंधन की अस्थिरता और अविश्वास मत के कारण बार बार चुनाव हो सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक नीति क्रियान्वयन और शासन स्थिरता बाधित हो सकती है। फिर बहुसंख्यकवाद, तो सत्तारूढ़ दल या गठबंधन विधायी प्रक्रियाओं पर हावी हो सकता है और संभावित रूप से छोटे दलों और अल्पसंख्यक समूह के हितों की अनदेखी कर सकता है। फिर कार्यपालिका का प्रभुत्व, तो बहुमत दल द्वारा गठित कार्यकारी शाखा विधायी एजेंडे पर हावी हो जाती है, जिससे संसदीय नियंत्रण और संतुलन की प्रभावशीलता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए 17वीं लोकसभा के दौरान संसदीय समिति को भेजे जाने वाले विधेयकों की कमी। फिर फैली हुई जिम्मेदारी के कारण सीमित जवाबदेही, तो गठबंधन सरकारों में जवाबदेही तय करना अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि जिम्मेदारी कई दलों और नेताओं के बीच साझा की जाती है। फिर धीमी गति से निर्णय लेना, तो गठबंधन सहयोगियों के बीच आम सहमति बनाने से निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे समय पर नीति क्रियान्वयन में बाधा आ सकती है, जैसे यूपीए सरकार के दौरान नीतिगत पंगुता। फिर अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें, तो बार बार चुनाव और गठबंधन वार्ता से दीर्घकालिक नीति नियोजन और राष्ट्रीय हित के बजाय अल्पकालिक चुनावी लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। और अधिनायकवाद का खतरा, यदि सत्तारूढ़ दल विपक्ष और असहमति को दबा देता है, तो मजबूत संसदीय बहुमत कभी कभी सत्तावादी प्रथाओं का जन्म दे सकता है, ठीक है? तो सीधी बात ये है। तो ये इसकी क्या होगी, कमियां हो गई या फिर मुद्दे हो गए। फिर संसद के कार्य क्या हैं, तो विधायी शक्तियां और कार्य, जैसे कानून बनाने वाला प्राधिकरण होता है, इसके पास संघ सूची वर्तमान में 100 विषय है और अवशिष्ट सूची विषयों पर विशेष शक्ति है। समवर्ती सूची जिसमें 52 विषयों पर अधिभावी शक्तियां हैं, ठीक है? फिर राज्य सूची,
पर विधान। तो संसद विशिष्ट मामलों में राज्य सूची, जिसमें 61 विषय, उनमें कानून बना सकती है। जैसे राज्यसभा अगर संकल्प पारित कर दे राष्ट्रीय आपातकाल में 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा संयुक्त अनुरोध हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तब। फिर अध्यादेश अनुमोदन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को पुनः विधानसभा के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है। और प्रत्यायोजित विधान, तो संसद कार्यपालिका को प्राथमिक कानूनों के ढांचे के भीतर विस्तृत नियम और विनियम बनाने की अनुमति देती है। तो पहला तो हो गया इसकी विधायी शक्तियां और कार्य हैं, जिसमें आगे एक तो कानून बनाने वाला प्राधिकरण है, फिर राज्य सूची पर विधान बना सकता है, अध्यादेश का अनुमोदन कर सकता है, या प्रत्यायोजित विधान। ठीक है। फिर है कार्यकारी शक्ति और कार्य। तो विधायी शक्ति हो गया, कार्यकारी। तो कार्यकारी में क्या है कि कार्यकारी जवाबदेही, कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है, जिन्हें प्रश्नकाल, प्रस्तावों और चर्चाओं के तंत्र के माध्यम से लागू किया जाता है। फिर मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी, तो मंत्री सामूहिक रूप से संसद और विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनके पास लोकसभा का विश्वास बरकरार रहता है, जो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव या अन्य माध्यमों से हटा सकती है। फिर अगला आता है वित्तीय शक्तियां और कार्य। तो बजट अनुमोदन, संसद की मंजूरी के बिना कोई भी कार्य या व्यय वैध नहीं है। बजट वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और व्यय को वैध बनाता है। फिर अगला है वित्तीय जांच। तो संसद वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकारी खर्च की निगरानी करती है, जिससे सार्वजनिक व्यय में वैधता और दक्षता की सुनिश्चित होती है। फिर वार्षिक बजट सिद्धांत, तो दी गई राशि वित्तीय वर्ष के भीतर खर्च की जानी चाहिए, अन्यथा भारत की संचित नीति में वापस चली जाती है। रूल ऑफ लैप्स, तो वित्तीय शक्तियां और कार्य, जैसे बजट अनुमोदन करना, वित्तीय जांच करना और वार्षिक बजट सिद्धांत। ठीक है। फिर है एक घटक शक्तियां और कार्य। घटक शक्तियां और कार्यों में जैसा संविधान संशोधन, जिसमें संशोधन कर सकती है साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति से। फिर है न्यायिक और शक्तियां और कार्य। तो महाभियोग का और निष्कासन, संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, या न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को हटाने की सिफारिश भी कर सकती है। फिर चुनावी शक्तियां और कार्य, तो इसमें चुनावी भागीदारी, संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेती है और अपने समय के अधिकारी जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। फिर चुनाव कानून, संसद चुनावों को विनियमन करने के वाले कानून बनाती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम शामिल है। फिर अन्य शक्तियां और कार्य हैं, जैसे कि विचारशील भूमिका, जैसे संसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करती है, आपातकालीन स्वीकृतियां देती है। फिर राज्य विधान परिषदें को बना सकती है, समाप्त कर सकती हैं। राज्य की सीमाएं होती हैं, तो संसद राज्य की सीमाओं को और नामों को बदल सकती है। और न्यायिक विनियमन, जिसमें संसद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को विनियमित कर सकती है और कई बार राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो ये संसद की शक्तियां हैं, जिसमें विधायी शक्तियां और कार्य हैं। पहली तो जिसमें कानून बनाने वाला प्राधिकरण है, राज्य सूची पे बना सकता है, अध्यादेश दे सकता है, प्रत्यायोजित विधान कर सकता है। फिर कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जिसमें कार्यकारी जवाबदेही होती है, मंत्री स्तरीय जवाबदेही होती है। फिर वित्तीय शक्तियां हैं, जिसमें बजट का अनुमोदन, वित्तीय जांच और वार्षिक बजट विवरण देना होता है। ठीक है। फिर है घटक शक्तियां होती हैं, जिसमें संविधान संशोधन होता है, न्यायिक शक्तियों में हटा सकती है। ठीक है। चुनाव वाली शक्तियां हैं, जिनमें चुनावी भागीदारी करती हैं, लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति, और इनमें फिर चुनाव कानून बना सकती है। और अन्य शक्तियां हैं, जिनमें विचारशील भूमिका निभा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपातकालीन स्वीकृति करती है, राज्य विधानसभा परिषदें बना या भंग कर सकती है, राज्य की सीमाएं बदल सकती है, न्यायिक विनियमन करती है। फिर संसदीय संप्रभुता, तो संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि विधायी निकाय या संसद कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित अन्य सभी सरकारी संस्थाओं पर सर्वोच्च शक्ति रखती है। यह किसी भी कानून को बदल या निरस्त कर सकती है और किसी लिखित संविधान से बंधी नहीं है। हालांकि भारत में संवैधानिक संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, हालांकि भारत में संवैधानिक संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता नहीं है। और इसके लिए प्रावधान कहाँ कहाँ पे है? अनुच्छेद 245। तो संसद को संविधान के अधीन पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में कानून बनाने के लिए अधिकार देता है। फिर अनुच्छेद 246, जिसमें विधायी शक्तियों को संसद राज्य विधान मंडलों के बीच विभाजित करता है। संसद के पास संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है और समवर्ती सूची के विषयों पर समवर्ती शक्ति है। फिर अगला है अनुच्छेद 248, संसद को राज्य सूची या समवर्ती सूची, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां में शामिल नहीं किए गए किसी भी
मामले पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। सीधी बात है तो अवशिष्ट शक्तियाँ है ना, उनकी बात करता है ये। तो संसद को राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। फिर अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद को राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 250, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 252, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल सहमति देते हैं, तो संसद को किसी भी राज्य के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 368, संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे संसद को संविधान के अधिकांश हिस्सों में संशोधन करने की शक्ति मिलती है। हालांकि मूल संरचना को बदलने में कुछ सीमाएं होती हैं। फिर ये प्रावधान सामूहिक रूप से संसद को महत्वपूर्ण विधायी अधिकार प्रदान करते हैं, जो भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर संसदीय संप्रभुता के तत्वों को दर्शाते हैं। हालांकि यह संप्रभुता पूर्ण नहीं है, क्योंकि यह संविधान, न्यायपालिका और शासन के संघीय ढांचे द्वारा लगाई गई बाधाओं के अधीन है। फिर सीमाएं क्या है हमारी संसद में? तो लिखित संविधान है, ठीक है। तो भारत की लिखित संविधान संसद की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है, और पारित कोई भी कानून संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। यूके में संसद के पास लिखित संविधान के बिना सर्वोच्च विधायी शक्ति है, ठीक है। फिर दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा। तो यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कानूनों या अध्यादेशों को अमान्य कर सकता है। फिर संघीय संरचना, संविधान संघ संविधान संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वर्णन करता है। विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर संसद राज्य की सहमति के बिना राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। फिर राष्ट्रपति के वीटो की सीमाएं, तो किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। पॉकेट वीटो सहित राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां संसद की संप्रभुता को प्रतिबंधित करती हैं। फिर न्यायिक आचरण चर्चा पर प्रतिबंध, तो अनुच्छेद 121 और 211 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण पर विधायी चर्चा पर रोक लगाते हैं। फिर मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो। फिर द्विसदनीय विधानमंडल, तो राज्यसभा लोकसभा पर नियंत्रण के रूप में कार्य करती है। कुछ विधेयक विशेष रूप से संवैधानिक संशोधनों को दोनों सदनों से अनुमोदन होने की आवश्यकता होती है। फिर प्रतिबंधित संशोधन शक्ति, तो संसद संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल विशेषताओं में नहीं। कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक होती है। अब आगे चलें कि कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद के पास उपलब्ध तंत्र। तो पहला है प्रश्नकाल, संसद मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। सांसद, ठीक है, सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मंत्री अपने कार्य और नीतियों के लिए जवाबदेह हैं। फिर अगला है शून्यकाल, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद आयोजित होता है। सांसद बिना पूर्व सूचना के अत्यावश्यक मामले उठा सकते हैं, और यह एक मंच कार्यकारी कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की अनुमति देता है। फिर वाद विवाद और चर्चाएं, संसद नीतियों, विधेयकों और समसामयिक मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर बहस करती है। ये चर्चाएं सरकारी कार्य और निर्णयों की जांच करके कार्यपालिका को जवाबदेही बनाती है। फिर प्रस्ताव या संकल्प, तो विभिन्न प्रस्ताव जैसे स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव संसद को कार्यकारी कार्यों के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, संसद अत्यावश्यक सार्वजनिक मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित मंत्री से तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। फिर समितियां, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विभागीय स्थायी समितियां जैसे संसदीय समिति सरकारी व्यय, नीतियां, प्रशासन की जांच करती हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। फिर लेखा अनुदान और बजट अनुमोदन, तो वार्षिक बजट और अनुपूरक अनुदान को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह सरकारी वित्त और नीतियों पर विधायी नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। फिर निजी सदस्यों के विधेयक, तो सांसद विशेष मुद्दों के समाधान के लिए विधेयक पेश कर सकते हैं या सरकारी नीति में बदलाव का प्रस्ताव कर सकते हैं। यदि इन विधेयकों पर बहस होती है तो विदेश
पर बहस होती है और पारित हो जाते हैं तो कार्यकारी कार्यों का प्रभावित कर सकते हैं। जैसे 2017 में राज्यसभा में एक निजी सदस्य द्वारा पेश किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और इसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 के अंतिम पारित होने पर प्रभाव पड़ा। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकारी नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा बताता है। सांसद अभिभाषण पर बहस करते हैं, सरकार के एजेंडे और प्रदर्शन की जांच और मूल्यांकन करते हैं। फिर विशेष उल्लेख, तो सार्वजनिक महत्व के मामले, विशेष उल्लेख और सार्वजनिक महत्व के मामले। तो सांसद राज्यसभा में विशेष उल्लेख के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दे और लोकसभा में सार्वजनिक महत्व के मामले उठा सकते हैं, जिससे सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जैसे नवंबर 2016 में राज्यसभा में विशेष उल्लेख के दौरान सांसदों ने छोटे व्यवसाय और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के प्रभाव के बारे में चिंता जताई, जिसका सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया आई। फिर अगला आता है राज्यसभा की भूमिका। तो राज्यसभा सांसद का दूसरा सदन है और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इसके लिए कुछ कोटेशन है, उद्धरण है। तो राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जो कुछ हद तक गरिमा और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, किसने बोला? नेहरू जी ने। फिर लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को विचारों को ध्यान में रखा जाए। राज्यसभा विधायी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण लाकर इस उद्देश्य को पूरा करती है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने बोला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, कि समाज के सभी वर्गों के विचारों पर ध्यान रखा जाए, जरूरी है। और राज्यसभा विधायी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण लाकर इस उद्देश्य को पूरा करती है। फिर राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं? तो लोकसभा के समान शक्तियां, जैसे कि साधारण बिल। तो राज्यसभा सामान्य विधेयक को मंजूरी दे सकती है, अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। और असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने में दोनों सदनों के पास समान शक्ति है, जिसके लिए प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है। फिर आपातकाल की उद्घोषणा। तो एक निश्चित अवधि के भीतर राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देनी होगी। ठीक है, तो ये इसकी शक्तियां हैं। फिर है राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या हैं? तो राज्यसभा की विशेष शक्तियां हैं अनुच्छेद 249। राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी भी मामले पर कानून पारित करने के लिए अधिकृत कर सकती है, राज्य सूची और राष्ट्र हित में। ठीक है। फिर अनुच्छेद 312, तो राज्यसभा संसद को नया निर्माण करने के लिए अधिकृत कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाएं 2/3 सदस्यों के समर्थन और मतदान के अधीन एक प्रस्ताव पारित करके। तो अनुच्छेद 312 को वापस देखते हैं कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण करने के लिए अधिकृत कर सकती है, 2/3 सदस्यों के समर्थन और मतदान के अधीन एक प्रस्ताव पारित करके। फिर उपराष्ट्रपति को हटाना, तो राज्यसभा अकेले ही उपराष्ट्रपति को हटाने का कदम उठा सकती है। फिर अगले हैं इसकी लोकसभा के संबंध में सीमित शक्तियां। तो अविश्वास प्रस्ताव, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। फिर धन विधेयक, लोकसभा के पास धन विधेयक को पेश करने की शक्ति है, वह इन विधेयकों पर अंतिम अधिकार भी रख सकती है। फिर संयुक्त बैठक, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और बैठक में राज्यसभा नहीं बल्कि लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा शासित होती है। तो ये है राज्यसभा की शक्तियां, जिसमें लोकसभा की समान शक्तियां तो किसमें? साधारण बिल में, संवैधानिक संशोधन में, राष्ट्रपति पर महाभियोग में और आपातकाल की उद्घोषणा में। फिर राज्यसभा की विशेष शक्तियां होती हैं कुछ अनुच्छेद 249 में और 312 में और उस उपराष्ट्रपति को हटाने में। फिर है जिनमें लोकसभा के संबंध में सीमित शक्तियां हैं, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक और संयुक्त बैठक है। अब है राज्यसभा की प्रासंगिकता। तो संघीय संतुलन बनाए रखना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि राज्य सभा की संरचना में राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो और यह राज्यों को स्वतंत्र आवाज प्रदान करके विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है। एक विशाल, ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। फिर अगला एक विचारशील निकाय है। तो राज्यसभा एक विचारशील निकाय के रूप में कार्य करती है, जहाँ सदस्य राष्ट्रीय महत्व और विभिन्न मुद्दों पर विचारशील चर्चा और बहस में भाग लेते हैं। फिर अगला है नियंत्रण एवं संतुलन सदन। तो यह सदन पुनर्विचारपूर्ण अभिव्यक्ति को सक्षम बनाकर संशोधन एवं विचार का प्रावधान करके लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए दोषपूर्ण और गैर विचारित कानूनों पर रोक लगाता है।
फिर निरंतरता सुनिश्चित करता है, तो लोकसभा के विपरीत राज्यसभा विघटन के अधीन नहीं है। ये सार्वजनिक नीति में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। फिर है क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व, तो यह छोटे और क्षेत्रीय दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। फिर अनुभवी और विशेषज्ञ योगदान, तो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित किया जाता है। यह राज्यसभा को अधिक सहभागी बनाता है। फिर बौद्धिक तर्क की अपनी आवाज़ के माध्यम से राज्यसभा सम्मुख अंतर्दृष्टि प्रदान करने और किसी भी विषय में अंतर्निहित नैतिकता और आचार विचार पर चर्चा करने तथा बहुआयामी दृष्टिकोण से सार्वजनिक नीति की समीक्षा करने और उसे प्रभावित करने के साधन के रूप में कार्य करती है। फिर राज्यसभा से संबंधित चिंताएं क्या हैं? तो गैर निर्वाचित सदस्यों की बैकडोर एंट्री। राजनीतिक दलों ने राज्यसभा का उपयोग उन उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए किया जो बड़े पैमाने पर चुनाव जीतने में असफल रहे हैं। फिर लोकसभा के संबंध में सीमित शक्तियां हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक, संयुक्त बैठक आदि के मामले में। फिर अगला है राज्यसभा को दरकिनार करना। कुछ मामलों में राज्यसभा को दरकिनार करते हुए सामान्य विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित करने से संसद के ऊपरी सदन की प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, जैसे आधार बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया जाना। फिर राज्यसभा के संघीय चरित्र को नष्ट करना। तो 2003 में संसद ने आरपी 1951 में संशोधन किया और राज्यसभा सदस्यों के लिए अधिवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। अब कोई व्यक्ति जो ना तो किसी राज्य का निवासी है, ना ही मूल निवासी है, उस उस राज्य से राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है। तो कुलदीप नैयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को बरकरार रखा। फिर राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय लोकतंत्र के विपरीत, जहाँ सभी राज्यों को अपनी ऊपरी सदन में समान प्रतिनिधित्व मिलता है, भारत की राज्यसभा राज्यों को असमान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। उदाहरण के लिए अकेले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या संयुक्त उत्तर पूर्व राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। फिर मनोनीत सदस्य हैं, तो जनता से वोट न मांगने के बावजूद वे मंत्री बन सकते हैं। इससे प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत कमजोर हो सकता है। अब आगे की राह क्या है? तो समान प्रतिनिधित्व। प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व को सक्षम करने के लिए एक संघीय व्यवस्था तैयार की जा सकती है, ताकि बड़े राज्य सदन की कार्यवाही पर हावी ना हो। फिर राज्यसभा को अधिक अधिकार दें। वित्त, राजकोषीय संवाद, आर्थिक सुधारों से संबंधित मामलों को राज्यसभा के दायरे में लाना चाहिए। फिर अधिक बहसें, कम व्यवधान। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कानूनों की गहन और उत्पादक संसदीय जांच हो, बहस और चर्चा के लिए अधिक समय आवंटित करना और व्यवधानों को कम करना चाहिए। फिर बैकडोर से प्रविष्टियां प्रतिबंधित करें, तो कला, खेल जैसे क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामांकन का प्रावधान भी चुनावी गणगणनाओं से परे क्षितिज का विस्तार करने के मूल इरादे का एक प्रमाण है। इसलिए राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन उच्च सदन की विशिष्ट भूमिका को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो ये हो गया है, ठीक है।